मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और विषय का नाम है नई शिक्षा नीति 2020। प्रश्न उठता है कि नई शिक्षा नीति लाने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई, तो उसका जवाब ये है, पूरा विश्व औद्योगिक क्रांति, चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर आके खड़ा हो चुका है और अगर हमने अपनी पुरानी शिक्षा नीति पर परिवर्तन नहीं किया तो हम वर्तमान की जनरेशन को 15-20 साल के बाद रोजगार देने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन पर पूरी तरह से परिवर्तन करने की कोशिश की गई है, जिससे हम नई शिक्षा नीति के तहत औद्योगिक जो क्रांति होने वाली है चौथी, उसके तहत हम अपने बच्चों को उसका कौशल डेवलप करके उसको इतना अच्छा ज्ञान दे करके इस काबिल बना दे कि उनको आसानी से रोजगार भविष्य में मिल सके। कहते हैं कि जो शिक्षा होती है, अगर हमसे कोई प्रश्न पूछे कि शिक्षा की परिभाषा क्या है, तो क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, मेरी कोशिश लगातार जारी है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में शिक्षा की एक ऐसी अलग जगाई जाए जिससे हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकें। तो मैंने महसूस किया कि शिक्षा को लेकर के लोगों के बीच में बड़ी संकीर्णता है। शिक्षा की परिभाषा लोगों ने सिर्फ यहाँ तक सीमित कर दी है कि शिक्षा मतलब सरकारी नौकरी। शिक्षा का कतई अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। शिक्षा का अर्थ होता है कि आपके अंदर इतना सर्वांगीण विकास किया जाए शिक्षा के माध्यम से, ताकि आपके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप की जाए कि आप किसी से भी बात कर सकें, किसी को भी अपनी बात सही ढंग से समझा सकें। कहीं पर भी अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर शिक्षा के माध्यम से अपने रोजगार के लिए नए अवसरों की आप तलाश कर सकें। कहीं पर भी शिक्षा के माध्यम से आप कोई नया उद्योग लगा सकें, लोगों को काम दे सकें। शिक्षा का उद्देश्य एक और होता है कि आपको इस प्रकार से तैयार करना कि आपके जीवन में कितना भी संघर्ष आए, शिक्षा आपको इतना मजबूती के साथ खड़ा कर दे कि आप उन संघर्षों को सहर्ष हल करते हुए आगे बढ़ सकें। तो अगर कोई कहे शिक्षा की परिभाषा क्या है, तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे भी हैं कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने योग्य बनाना। मानव होने के नाते आपके अंदर जो क्षमता होनी चाहिए वो शिक्षा का काम है, वो एक गुरु का काम है कि आपके अंदर वो डेवलप कर सके। दूसरा होता है कि एक न्याय संगत समाज का निर्माण किया जा सके। शिक्षा जब दी जाती है तो व्यक्तियों के अंदर से भेदभाव हर प्रकार का, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, आर्थिक आधार पर, ये समस्त भेदभाव को दूर किया जा सके। तो जो हमारी संस्था है उसका भी एक ही प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को सिविल सेवा के लिए तैयार किया जा सके, व्यक्ति को प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन अगर किसी कारण से व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त नहीं, शिक्षा जो व्यक्ति धारण कर रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, मान लीजिए उसे अगर सरकारी नौकरी ना मिले तो व्यक्ति को इतना योग्य बना देना, विद्यार्थी को इतना योग्य बना देना कि जीवन में वह कुछ अच्छा कर सके, जिससे उसका समाज में नाम। ये हमारी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। कहते हैं कि किसी भी देश की अगर प्राइमरी एजुकेशन को अगर सही कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से भविष्य की मानव पूंजी का निर्माण करना आसान होता है। तो हमारे पास आखिर ऐसी क्या चुनौतियां हैं जिससे हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अगर सही ढंग से प्राइमरी एजुकेशन काम नहीं करेगा तो हम सही ढंग से भविष्य की मानव पूंजी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं उन्हीं पर भी कि प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती निकल के आती है वित्तीय कोष की कमी। अगर कोई भी सरकार हो, अगर अपने बजट का अगर लगभग 6% हिस्सा वो अपने यहाँ के शिक्षा पे नहीं खर्च करती है तो आप उस देश की शिक्षा की सही कल्पना नहीं कर सकते। आपको खर्च करना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जीडीपी का मात्र 3% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च किया जा सकता है। तो बताइए कैसे कल्पना की जा सकती है कि हम शिक्षा क्षेत्र पर बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार को अपनी जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा खर्च करना चाहिए, जिससे आप अपने जो बुनियादी सेवाएं हैं प्राइमरी स्कूल की, जो बुनियादी ढांचा है स्कूलों का, जो बुनियादी सेवाएं हैं वो प्रदान कर सकें। क्योंकि अगर सोचिए शिक्षा में अगर आप बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं करेंगे, आप शौचालयों की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, अगर आपके यहाँ पास शौचालय नहीं है, आपके पास स्कूल चारों तरफ से बाउंड्री से नहीं घिरा है, अच्छे स्कूलों का अगर निर्माण नहीं है, अच्छी बिल्डिंगों का निर्माण नहीं है, तो बच्चियाँ, खासतौर पे हमारे देश में बच्चे तो पढ़ने आ जाते हैं लेकिन आपके यहाँ बच्चियाँ पढ़ने नहीं आएंगी। क्योंकि अगर शौचालय सही से नहीं है तो कोई माता पिता जल्दी बच्चियों को आपके स्कूलों में भेजेगा नहीं।
तो सबसे पहला एक काम है कि जो वित्तीय कोष है, उस वित्तीय कोष का बहुत बड़ा हिस्सा 6% हिस्सा जीडीपी का देश की शिक्षा व्यवस्था पे खर्च करना चाहिए, और खासतौर पे बुनियादी सेवाएं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट निकल करके आता है यहाँ पर कि एक तो वित्तीय कोष की मैंने कमी बताई, जिससे कहीं ना कहीं हमको दिक्कतें महसूस होती हैं। दूसरा होता है शिक्षा के असंतोषजनक मानक। शिक्षा का सबसे बड़ा असंतोषजनक मानक होता है कि हम लोगों का एक सिस्टम चलता है शुरुआती दौर से कि हमने बच्चों से बीएड या बीटीसी कराया, उनसे एक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा टेट, जो उत्तर प्रदेश के निवासी जानते होंगे, टेट करा लिया। इसके बाद हमने एक शिक्षक भर्ती करा दी सुपर टेट। क्या सिर्फ यही मानक है कि आपने सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करा करके आपने सीधा उनको प्राइमरी का टीचर बना दिया? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ज्ञान के साथ हमको इस बात का भी अनुमान लगाना कि क्या उसके अंदर शिक्षक का वाला कौशल है, क्या शिक्षक वाले गुण हैं कि वह बच्चे को अच्छे से लेक्चर दे सके, क्या वास्तव में वो शिक्षा में बदलाव लाने के लिए नौकरी प्राप्त करना चाहता है या फिर सिर्फ जीविका के लिए ही नौकरी करना चाहता है। ये कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि जो भी शिक्षक प्राइमरी एजुकेशन पर जा रहे हैं उनका वास्तविक उद्देश्य शिक्षा को बदलना है या सिर्फ स्वयं के लिए रोजगार के लिए कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर पूरे की शिक्षा व्यवस्था को, जो शिक्षकों का जो चयन प्रक्रिया है, उसको बहुत अच्छा करना चाहिए, जिसमें मेरे हिसाब से टेट, सुपर टेट का जो एग्ज़ाम कराती है सरकार, उसके बाद उसमें इंटरव्यू, उसमें डेमो क्लास, और उसमें बच्चों का एक अनुभव भी लेना चाहिए कि हाँ ये सर बेस्ट हैं जो हमके कुछ अच्छा दे सकते हैं। और वास्तव में शिक्षा को उसी को बनाना चाहिए जो शिक्षा क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दूसरी चीज़ निकल के आती है कि शिक्षा के असंतोषजनक मानक में एक दूसरा प्रश्न आता है कि माता पिता भी हमारे जागरूक नहीं हैं। मैं क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अच्छे मैं शिक्षा व्यवस्था को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हमारे यहाँ के जितने शिक्षक कहा जाए कि शिक्षक गण हम लोग जिम्मेदार ठहराते हैं, सरकार की प्रक्रियाओं को जितना जिम्मेदार ठहराते हैं, उतना ही जिम्मेदार हमारे अभिभावक भी हैं। अभिभावक कभी भी, जो ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक हैं, वो बहुत काफ़ी बड़ी परसेंटेज में अपने बच्चों को कई बार शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। जो अभिभावक हैं, कई बार वह अपने बच्चों को सिर्फ आय का एक साधन समझते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, वो घर के काम करे, खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटाए, 8 साल 9 साल 10 साल का हो गया है तो जाकर के सूरत, अहमदाबाद, बम्बई में जाकर के कमाना प्रारंभ कर दे। हम बच्चों को, जो वास्तव में माता पिता को देखकर कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए अपना त्याग करना, बच्चों के लिए अपने सभी भौतिक सुखों को समाप्त करके सिर्फ बच्चों को आगे बढ़ाना, शायद कभी कभी हमारे क्षेत्र का माता पिता या भारत का जो कह सकते हैं जो अधिकांश माता पिता है, वो शायद अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करता हुआ नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर शिक्षा के संतोषजनक मानक में एक चीज़ निकल के आती है कि जो माता पिता हैं वो भी अशिक्षित हैं, और अशिक्षित होने के कारण माता पिता को यही नहीं पता है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर माता पिता को भी शिक्षित करने की क्या है, आवश्यकता है। दूसरा, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि हमारा जो पुराना पाठ्यक्रम है वो सिर्फ एक रटंत विद्या पर आधारित पाठ्यक्रम है। हम लोग को कोई क्रिएटिविटी वाला कोई कार्यक्रम नहीं, कोई पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है जिससे हमारे यहाँ रचनात्मकता का सृजन हो। क्योंकि अगर हम औद्योगिक 4 की क्रांति पर अगर खड़े हैं तो हमारे यहाँ रचनात्मकता, व्यक्ति के अंदर एक रचनात्मकता होनी चाहिए। पाठ्यक्रमों में ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे को एक समझ डेवलप हो सके, उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। क्योंकि आपको पता होगा कि 6 साल से पहले बच्चे के 85% दिमाग का विकास हो जाता है। अगर बच्चा 6 साल से नीचे है, 6 साल तक की उम्र तक बच्चे का 85% डेवलप हो चुका होता है दिमाग। अगर हम इसी दौरान बच्चों को मानसिक रूप से उसके दिमाग को, उसको क्रिएटिविटी बना दें तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। बच्चों को रुचि के हिसाब से अगर हम उसको ज्ञान देना अर्जित करें तो कहीं ना कहीं हम उसको उस काबिल आगे भविष्य बना सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त कर ले। तो ये भी कह सकते हैं कि एक दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी जिम्मेदार है। दूसरा, हमारे यहाँ गरीबी और अज्ञानता, जिसको मैं डिस्कस शिक्षा के संतोषजनक मानक पर कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ गरीबी और अज्ञानता भी कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका निभाती है कि प्राथमिक शिक्षा पर हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। गरीबी में मैंने अभी आपको जिक्र किया कि जो माता पिता होते हैं वो गरीबी के कारण अपने बच्चों को अपनी आय का एक साधन समझ लेते हैं कि बच्चा बड़ा हुआ नहीं कि उसको अपने साथ खेतों पे जोड़ लेते हैं, अपने साथ कामों पर जोड़ लेते हैं। खासतौर पे बच्चियों को घरों के गृह कार्यों पर लगा दिया जाता है। बच्चा बड़ा हुआ तो उसको हम गुजरात, सूरत इनमें कमाने के लिए भेज देते हैं। बच्चियों की कम उम्र पर ही हम विवाह कर देते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, अज्ञानता।
क्योंकि अज्ञानता इस वजह से क्योंकि हम शिक्षा के महत्व को समझते ही नहीं हैं। कहते हैं कि आप एक उदाहरण समझिए कि आपने देखा होगा कि जो हमारा भारतीय समाज है वो 4 वर्गों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर सिर्फ 6% लोग ऊपरी हिस्सा है लगभग जो ब्राह्मण क्षत्रिय है, लेकिन आप देखेंगे कि अधिकांश पदों पर यही बैठे हैं। ये इसलिए बैठ पाए क्योंकि इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। तो यकीन रखिए जो भी शिक्षा के महत्व को समझेगा वो कहीं ना कहीं आगे जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी था कि जो भी शिक्षा के महत्व को समझेगा वो आगे जाएगा। शिक्षा का महत्व इतना है कि उन्होंने इतनी अच्छी लाइन कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा तो ये मानना है, मैं हमेशा अपनी क्लास के दौरान भी, सामाजिक कार्यक्रम जब हम चलाते हैं उस दौरान भी हम एक चीज़ को कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको हथेली में रख करके भी अगर माता पिता को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, माता पिता को उन्हें कर्तव्य निभाना चाहिए, अगर माता पिता को हथेली पर भी रख करके खाना पड़ जाए तो खाना खाइए। पूरा पैसा अपने बच्चों पर, अधिकांश पैसा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करिए, उसको अच्छे से शिक्षित करने पर खर्च करिए। देखिए किस प्रकार से वह बच्चा जब बड़ा होगा आपको पूरे घर की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देगा। तो गरीबी और अज्ञानता से समझ में आ गया होगा। अगला है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं की सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ का लिंगानुपात। हमारे यहाँ सामाजिक समस्याओं में सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि यहाँ पर समाज कई वर्गों पर बटा हुआ है, कई जातियों पर बटा हुआ है, अस्पृश्यता है। समाज का जो निचला वर्ग है वो सिर्फ केवल गवर्नमेंट के प्राथमिक एजुकेशन पर सिर्फ उन्हीं के बच्चे दिखाई देते हैं। समाज का उच्च वर्ग अधिकतर अपने बच्चों को इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजता है। दूसरा निकल के आता है कि सामाजिक समस्याओं में हमारे यहाँ जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ भेदभाव होता है। अधिकांशतः बच्चियों की कम उम्र पर विवाह कर दिया जाता है, बाल विवाह होता है, तो बच्चियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। और अगर बच्चियाँ शिक्षा से वंचित हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने कहा था कि अगर पुरुष को शिक्षित किया जाए तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है, अगर एक महिला को शिक्षित किया जाए तो पूरा समाज शिक्षित होता है। तो जब समाज ही अपनी बच्चियों को शिक्षित नहीं कर रहा है, उनका कम उम्र पर विवाह कर देता है, बच्चियों को बचपन से घर के कार्यों पर, गृह कार्यों पर, झाड़ू पोंछा, बर्तन धोने पे सब लगा देता है, तो बताइए हम कैसे एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं जब उस समाज की आधार महिलाओं को ही शिक्षित नहीं किया जा रहा है, बच्चियों को ही शिक्षित नहीं किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास सबको करना चाहिए। एक समस्या और भी निकल करके आती है, भाषा की समस्या। भाषा की समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, उसके तहत अगर बात की जाए तो लगभग हमारे यहाँ 22 भाषाओं की बात की जाती है, लेकिन लगभग हमारे देश में तो 845 भाषाओं से ज़्यादा बोली जाती हैं। कहते हैं कि भारत में पग पग पर जैसे पानी बदलता है वैसे पग पग पर हमारी भाषा और संस्कृति बदलती है। तो अगर हम बच्चों को उसकी भाषा और संस्कृति पर अगर नहीं शिक्षा देंगे तो वो चीज़ों को जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक भाषा की समस्या भी उत्पन्न होती है, जिसमें जो प्राथमिक शिक्षाएं हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषा पर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान चुनौतियां क्या हैं। अगर वास्तव में अगर हम शिक्षा नीति 2020 पर काम करना चाहते हैं, एक नया बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले इन चुनौतियों को बदलना होगा। इन चुनौतियों की आई हुई कमियों को हमें दूर करने का प्रयास करना होगा। अब हम चलते हैं कि नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये हमको समझने में आना चाहिए। वर्तमान की शिक्षा नीति 10+2 पर आधारित है। जो शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है वो है 5+3+3+4। इसमें भी 5, 3, 8, 3, 12, 4, 16। अगर अब हम बात करें 5, 3, 8, 3, 12, 4, 16 साल का पूरा यहाँ पर एक काम किया गया कि हम 16 साल में बच्चे को इस हिसाब से, 16 साल और बच्चे के 2 साल, 18 साल बच्चे को इस प्रकार से डेवलप कर दें कि 18 साल के बाद जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो तो उसको ये पता हो कि मुझे कार्य क्या करना है, वो कौन से कार्य करने में दक्ष है ये पता हो। तो इस प्रकार से बांटा गया है 5+3+3+4। तो उसमें हम समझ लेते हैं कि 5 का क्या मतलब है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि बच्चे का 85% दिमाग उसके 6 वर्ष के पहले हो चुका होता है। तो सरकार की ये कोशिश है कि वर्तमान में कक्षा 1 और 2 से पहले बच्चे को 3 साल का प्री एजुकेशन दिया जाए, प्री स्कूलिंग की जाए। तो जब प्री स्कूलिंग की जाएगी तो बच्चे के माइंड को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी और 85% दिमाग को क्रिएटिविटी, उसको रचनात्मक कार्यों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी और उसके दिमाग को कहीं ना कहीं एक औद्योगिक रूप से, एक उद्योगपति के रूप से, एक सोचने वाले व्यक्ति के रूप में विकसित करने की कोशिश की जाएगी। अगला सेम वही है, जो अगली 3 कक्षाएं हैं वो 3, 4, 5 को समर्पित होंगी। जो अगली 3 कक्षाएं वो 6, 7, 8 के लिए होंगी। जो अगली कक्षा है 4,
उसमें 9, 10, 11, 12 को पढ़ाया जाएगा। तो कहने का अर्थ निकल के आता है कि 12 कक्षाएं ये और पुरानी 3 साल की जो प्री एजुकेशन उसको मिला करके हम लोग लगभग 5+3+3+4 की प्रणाली का हम लोग समावेश करेंगे और इस माध्यम से बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। जैसे वर्तमान का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो कम उम्र पर ही बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग सिखाई जाएगी, बच्चों को मशीनी ज्ञान दिया जाएगा, मशीनों के बारे में बताया जाएगा, बच्चों को कहीं ना कहीं आधुनिक एजुकेशन से स्किल कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हम उसको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इन मशीनों के माध्यम से अपना एक उद्योग सृजित कर सकते हैं, कैसे लोगों से आप काम ले सकते हैं। किसी को अगर खेलने का शौक है तो उसको हम खेल में आगे कर सकते हैं, किसी को मॉडलिंग का शौक है हम उसको मॉडलिंग में आगे कर सकते हैं, किसी को रिसर्च करने का शौक है हम उसको रिसर्च में आगे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सरकार का ये कोशिश है कि जो बच्चे का जिस फील्ड पे मन लगे उस फील्ड के बच्चे को उसी दिशा में आगे बढ़ाने की क्या की जाए, कोशिश की जाए। तो मेरे हिसाब से एक सही शिक्षा नीति है। अगर इस शिक्षा नीति को सही ढंग से, सबसे बड़ी बात, कागज से निकाल करके कि अगर जमीन पर उतारा जाएगा तो शिक्षा नीति देश में बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन अगर यही शिक्षा नीति सिर्फ कागज पर रह जाएगी तो देश में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ बदलाव हमारे कागजों में होगा। तो फिर हम सोचते हैं कि यहाँ पर और भी क्या परिवर्तन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि भविष्य की राह क्या है। अगर 2020 की शिक्षा नीति लागू कर दी जाती है तो हमारा भविष्य की राह क्या है। तो सबसे पहली राह है, जो चुनौतियाँ उनको हटाना है, बुनियादी ढांचे का हमें निर्माण करना होगा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बायोमेट्रिक उपस्थिति सबसे बड़ी बात, अगर हम शिक्षक और विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करा दें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर रेगुलरिटी आएगी। जब व्यक्ति नियमित रूप से स्कूल जाएगा, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो विद्यार्थी हो, जब वो नियमित रूप से स्कूल जाएगा तो कहीं ना कहीं जब नियमित रूप से स्कूल जाएगा तो फिर पढ़ाएगा और बच्चा पढ़ेगा। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक जागरूकता अभियान समय समय पर चलाता जाए, जिससे अभिभावक भी जागरूक हों शिक्षा के प्रति, और समय समय पर जो शिक्षक हैं उनका कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाना चाहिए, जिससे समय के साथ शिक्षकों को भी डेवलप किया जाए कि समय के साथ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाना है। लिंग समानता की बात हम करेंगे। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए सरकारों को कि स्कूलों पर जितना पुरुष बच्चे आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, उतनी ही लड़कियों के भी एडमिशन हो, और जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। और जो एक संस्था है, गैर सरकारी संस्था प्रथम की जो रिपोर्ट आई है असर 2020, उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि सरकार के जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे मिड डे मील कार्यक्रम हो, इन सब कार्यक्रमों से उपस्थिति बढ़ी है। सरकार ने भी अवसंरचना विकास कार्यक्रम चलाया है, उससे भी नामांकन बढ़े हैं। लेकिन ये देखा गया है कि 25% लड़का कक्षा 2 का किताब पढ़ने में भी सफल नहीं है। कक्षा 2 का विद्यार्थी किताबें नहीं पढ़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। क्या शिक्षक सही ढंग से पढ़ा रहा है? क्या अभिभावक अपनी भूमिका निभा रहे हैं? क्या समाज अपनी भूमिका निभा रहा है? एक जाता हुआ एक कठिन प्रश्न पूछता हुआ चला जाऊंगा, एक बताते हुए चला जाऊंगा कि हमारा मानना, मैं कई बार देखता हूं कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम लोग, गांव के लोग, अन्य कार्यों में तो हम पैसा लगा करके खर्च कर लेते हैं, कहीं मेला लगवा देते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी कोई गाँव का लोग कभी ये नहीं सोचता है कि क्या हम इस पैसे को, जिस तरह से हम अपने गाँव में कुछ उत्सव मनाने के लिए, भंडारा करने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या इस तरह का पैसा हम अपने स्कूल के व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या हम जैसे भंडारों में पैसा इकट्ठा करते हैं तो जो हमारे मेन शिक्षा के मंदिर हैं, क्या हम उनके लिए पैसा इकट्ठा करके शिक्षा के मंदिरों पे खर्च नहीं कर सकते हैं? क्या समाज को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? मेरे हिसाब से हमारी भी अपनी खुद की एक नैतिक जिम्मेदारी है। देश को बदलना है तो समाज को आगे आना होगा, समाज के साथ साथ परिवार को आगे आना होगा, और हमें सबको अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करना होगा। तभी देश बदलेगा, तभी शिक्षा नीति 2020 को हम सही ढंग से कागज के साथ साथ जमीन पर उतार सकते हैं। ये तभी होगा जब हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाए। मेरा जो लेक्चर है आपको निश्चित है समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अगर कुछ कमियां हो तो डिसलाइक करके मुझे हमें बता सकते हैं। और जाते जाते जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।